नमस्ते बच्चों। देखो आज अपना थर्ड यूनिट विद्युत रसायन का लास्ट टॉपिक है संचारण। ठीक है, संचारण जी में पढ़ना है, बस ये यूनिट समाप्त है। तो संचारण के बारे में हमें ये कुछ चीजें पढ़ना है संचारण के अंतर्गत, जैसे संचारण की परिभाषा, उदाहरण, कारक, रोकने के उपाय और संचारण की सिद्धांत। तो संचारण जो है जो तुम लोगों का पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा है तुम लोगों ने। संचारण का शाब्दिक अर्थ होता है शनै शनै क्षरण, अर्थात धीरे धीरे नष्ट होना। तो परिभाषा क्या है? जब कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी, नमी माने H2 यानी जल, नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, तो इस क्रिया को कहते हैं संचारण। ठीक है, ये क्रिया कहलाती है संचारण। तो सामान्यतः पदार्थों में हम किसको मान सकते हैं? धातुएं। जो धातुएं हैं, धातुओं का संचारण होता है। तो धातुएं वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती है, और इस तरह परत दर परत उस धातु का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, जिसे हम कहते हैं संचारण। जैसे परिभाषा हो गई, जैसे उदाहरण में लोहे पर जंग लगना। लोहा वायुमंडल की नमी ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत बना लेता है, जिसे हम कहते हैं रस्ट यानी जंग। ठीक है, फिर तांबे या पीतल के बर्तनों का हरा पड़ जाना, उनके ऊपर एक हरी सी परत बन जाती है, और चांदी का मलिन पड़ जाना। चांदी शुरुआत में जब होती है, उसकी आभूषण जब बनती है तो चमकदार होती है, लेकिन हम देखते हैं 1-2 दिन बाद भी थोड़ी सी उसकी चमक चली जाती है, माने मलिन पड़ जाती है। ये सब संचारण के उदाहरण है। ठीक है, कारक, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। हमें ये देखना है इसमें कि कौन सी ऐसी चीजें जिनके द्वारा संचारण तेजी से होता है या धीमी गति से होता है या होते ही नहीं। तो हम देखते हैं, एक तो धातु की प्रकृति, जिस पदार्थ का संचारण हो रहा है उसका स्वभाव क्या है। जैसे अगर अधिक क्रियाशील धातु है तो संचारण तेजी से होगा, अधिक होगा। अगर कम क्रियाशील धातु है तो उसका संचारण कम होगा, धीमी गति से होगा। तो एक धातुओं की प्रकृति है। धातुओं की विकृति है। विकृति माने अगर धातुओं की सतह जो है, उनका सरफेस है, अगर कटा फटा है, मुड़ा हुआ है, उसमें स्क्रैच है, तो उनका संचारण अधिक होगा, तेजी से होगा। और अगर चिकनी सतह है तो संचारण कम होगा, बहुत धीमी गति से होगा, या हो गई। ठीक है, विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति। विद्युत अपघट्ट माने जो जिसमें धातु का वातावरण क्या है। जैसे अगर अम्लीय माध्यम है तो उसमें संचारण तेजी से होगा, अधिक होगा। क्षारीय माध्यम है तो संचारण बहुत कम होगा, या हो गई नहीं। ठीक है, ये हम देखते हैं कुछ कारक। ठीक है, फिर वातावरण की उपस्थिति। वातावरण क्या है? जैसे अगर मान लो बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में संचारण की दर अधिक होती है, क्योंकि नमी रहती है सब जगह। ठंड में भी, ठंड के मौसम में भी संचारण की गति अधिक होती है, बस गर्मियों में शुष्क वातावरण रहता है, नमी नहीं होती है। इस कारण से गर्मियों में संचारण की दर बहुत धीमी गति से होती है। तो इस तरह से कारक होते हैं जो संचारण की दर को कम या अधिक करते हैं। ये तुम लोग पढ़ सकते हो। संचारण को रोकने के उपाय, ऐसे उपाय है संचारण को रोकने के उपाय। तो जी तुम लोगों ने पढ़े, पेंट या बार्निश करके, धातु को मिश्र धातु में बदलकर, धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। लेकिन अब थोड़े इन्हें विस्तार से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो संचारण को रोकने के हम 4 उपाय देखते हैं। एक होता है क्या? बीपी। बीपी माने रोधिका रक्षण। रोधिका रक्षण यानी बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर माने रोधिका रक्षण। इस विधि के द्वारा धातु और वातावरण यानी वायुमंडल के बीच एक रोधिका बनाई जाती है, एक बैरियर बनाया जाता है, जिससे वो धातु वातावरण के संपर्क में ना आ पाए। वो अगर संपर्क में नहीं आ पाएगी तो उसको नमी और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो उस धातु की क्या हो जाएगी? सुरक्षा। अब इसके लिए हम क्या उपाय अपनाएं?
जिससे धातु वातावरण के संपर्क में ना आए, तो उसके लिए हम पेंट या बार्निश कर सकते हैं उसके ऊपर, हम तेल या ग्रीस लगा सकते हैं उसके ऊपर, किसी अन्य धातु की परत चढ़ा सकते हैं, माने विद्युत लेपन के द्वारा। इतनी विधियों के द्वारा, इतनी उपायों के द्वारा उस धातु का वायुमंडल से हम संपर्क तोड़ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन, रोधिका रक्षण। फिर होता है एस, सैक्रिफिकेशनल प्रोटेक्शन, यानी बलिदानी, बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण। ये क्या है? इस विधि के द्वारा अधिक क्रियाशील धातु की कम क्रियाशील धातु पर परत चढ़ाई जाती है, जिससे कम क्रियाशील धातु की सुरक्षा रहती है और अधिक क्रियाशील धातु का संचार होता रहता है। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को बचाने के लिए अपना संचारण करवाती रहती है, स्वयं नष्ट होती रहती है। इस कारण से इसे कहते हैं बलिदानी रक्षण या उत्सर्ग रक्षण। ठीक है, जैसे जैसे हम देखते हैं कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, जिसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, लोहे पर टिन की परत चढ़ाने से टिनीकरण कहते हैं। जैसे अपने जो कपड़े वगैरह सूखने डलते हैं तो जो तार रहता है GIC कहलाता है, वो गैल्वेनाइजिंग आयरन केबल। तो शुरुआत में जब वो मार्केट से आता है चमकदार होता है, लेकिन हम देखते हैं कुछ दिनों बाद उसमें पपड़ी सी जम जाती है, काला पड़ जाता है, तो वो जिंक की परत रहती है जस्ते की, तो उसका संचारण हो जाता है, नष्ट हो जाती है। फिर इसके बाद वो तार का संचार शुरू होता है, फिर उसमें जंग लगना शुरू होती है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है। तीसरा है CP या EP, कैथोडिक प्रोटेक्शन या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, यानी विद्युतीय रक्षण, विद्युतीय या कैथोडिक रक्षण। ये भी एक प्रकार का बलिदानी रक्षण ही है। इस विधि के द्वारा लोहे की उन वस्तुओं को संचार से बचाया जाता है जो जल के या जमीन के अंदर होती है, जैसे पाइप वगैरह जो रहते हैं, नल वगैरह की पाइप, पेट्रोल वगैरह डीजल के जो टैंक हैं, जहाज की जो निचला हिस्सा है पेंजी है वो जल में रहता है, डीजल पेट्रोल के जो टैंक है वो जमीन के अंदर नीचे रहते हैं। तो इन सब लोहे की वस्तुओं का अधिक क्रियाशील धातुओं जैसे मैग्नीशियम या जिंक से संपर्क कर देती है, जिससे वे धातुएं काम करती हैं एनोड का, और जो लोहे के सामान काम करती हैं कैथोड का। तो एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह बन जाता है, जिससे उन धातुओं का संचार होता रहता है और लोहे की वस्तुएं सुरक्षित बन जाती है। ठीक है, और लास्ट होता है बाई एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन माने जंग रोधी विलयन बनाकर, जंग रोधी विलयन बनाकर। तो जंग रोधी विलयन में क्या करते हैं कि उबलते हुए क्षारीय फास्फेट विलयन में हम जो लोहे वगैरह के जो कल पुर्जे, इंजन के पार्ट्स, कार का रेडिएटर वगैरह, उसके जो छोटी छोटी पुर्जे होती हैं उन्हें डाल देते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं, उनके ऊपर एक आबिली परत बन जाती है। वो परत उनकी फिर संचारण से रक्षा करती है। इस तरह से ये हम 4 उपाय अपना सकते हैं जिससे हमारे संचारण को रोका जा सकता है, क्योंकि संचारण को रोकना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अपने देश में, अधिकांश अपने देश में या अपने चारों ओर या अपने घर में दैनिक जीवन में चारों ओर जितनी भी चीजें अधिकांश बनी हैं वे सब धातुओं की बनी हैं। जैसे हम देखते हैं कि लोहे की पटरियां हैं, अपने गेट खिड़कियां वगैरह हैं, मशीनें हैं, कई प्रकार की चीजें हैं जो धातुओं की बनी होती है। तो अगर धातु को संचारण से नहीं रोका जाए तो नुकसान हो जाएगा, आगे खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये लगभग तुम लोगों की पढ़ी होती है। जो सिद्धांत है ये नई चीज है तुम लोगों की 12th में, तो सिद्धांत को तुम लोगों को थोड़ा देखना है। तो धातुओं यानी संचारण को रोकने के 2 सिद्धांत हैं। एक तो है ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत, ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत है। ये सिद्धांत ज्यादा मान्य नहीं है क्योंकि इसकी थ्योरिकल है केवल व्याख्या, इसकी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो धातुएं होती हैं, तो धातुएं जो वायुमंडल में वायु प्रदूषक गैसें हैं, जैसे CO2 है
H2S है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, SO2 है, SO3 वगैरह है। तो धातुएं इन वायु प्रदूषक गैसों के साथ नमी ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बनाती है। ये परत होती है कैसी? सरंध्र। सरंध्र माने से बारीक बारीक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से ये सब के सब पदार्थ, पूरा मटेरियल फिर अंदर जाता है धातु की, तो दूसरी परत को संचालित करता है। फिर वो परत भी सरंध्र होती है, फिर ये सब की सब चीजें तीसरी परत में जाती हैं, तीसरी परत संचालित। इस तरह वह धातु परत दर परत, फिल्म बाई फिल्म संचालित होती रहती है। ठीक है, उस पर माने कार्बोनेट की, हाइड्रोक्साइड की, ऑक्साइड की परत बनती रहती है, जिससे वो धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ये कहलाता है ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विद्युत रासायनिक सिद्धांत। विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये है बहुत महत्वपूर्ण। विद्युत रासायनिक सिद्धांत के द्वारा जंग लगने को बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो लोहे में होती है। ठीक है, जंग क्या है? लोहा वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत बना लेता है, जिसे हम रस्ट या जंग कहते हैं। तो इस जंग लगने की क्रिया में जो शुद्ध लोहा होता है, जो शुद्ध Fe होता है, वो काम करता है एनोड का, और जो अशुद्ध Fe होता है वो अशुद्ध Fe काम करता है कैथोड का। और विद्युत अपघट्ट के रूप में होती है नमी। इस नमी में CO2, O2 वगैरह और अन्य वायु प्रदूषक गैसें घुली होती है। ये विद्युत अपघट्ट का काम, यानी जंग लगने की क्रिया एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। जब लोहे की वस्तु पर जंग लगती है तो छोटे छोटे संचार सेल बन जाते हैं, उसमें एनोड भी रहता है, कैथोड भी रहता है और विद्युत अपघट्ट भी रहता है। अब हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में कोई रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होगा? लोहा इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, शुद्ध लोहा। ठीक है, और Fe+2 आयन चले जाती है विलयन में, विद्युत अपघट्ट में, और इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं कैथोड पर, यहां पर। तो कैथोड पर इन इलेक्ट्रॉनों को, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी, जो होगी ऑक्सीडेशन की, कैथोड पर होगी अपचयन की क्रिया। इन इलेक्ट्रॉनों को जल के अणुओं के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रहण कर लिया जाता है, वो OH- बनता है। यहाँ 2 कर दूं, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 ले दो, OH- हाइड्रोक्सिल आयन में बदल देते हैं। ठीक है, माने जे इलेक्ट्रॉन इन जल में प्रोटॉनों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो जैसे ही H2O में CO2, जो इधर जो विद्युत अपघट्ट नमी माने H2O, वो CO2 इसमें घुलती है तो बनता है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। अब ये कार्बोनिक अम्ल त्यागता है प्रोटॉन H+ और HCO3-। इसी तरह H2O में भी रहता है H+ और OH-। तो एक्चुअली में जी H+ प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं और जल में बदल जाती है। फिर जल हाइड्रोक्साइड जे विलयन में पहुंचते हैं यहीं पर। अब विलयन में Fe+2 आयन है और 4 OH- माने OH हाइड्रोक्साइड आयन है, तो Fe+2 आयन और OH- आयन ये आपस में मिलते हैं और जे आपस में मिलकर के बनाते हैं Fe+2 और OH-, ये बनाते हैं FeOH का होल ट्वाइस, यानी फेरस हाइड्रोक्साइड, आयरन सेकंड हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर जी आयरन सेकंड हाइड्रोक्साइड जल की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है XH2O के साथ, तो बनता है Fe2O3 × XH2। इसे कहते हैं जंग। यही जंग का सूत्र होता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को कहते हैं रस्ट, यानी जंग। इस तरह से जंग लगती है।
तो एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और ये इस तरह से विलयन की रिएक्शन, ये विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अंतर्गत रिएक्शन आना जरूरी है। तो ये तुम्हारा इस तरह से टॉपिक हो गया जी, संचार सरल है। ठीक है, तो थर्ड यूनिट हो गई। इसके टेस्ट के लिए इसकी तैयारी कर लो और फिर से विशेष तौर से ध्यान रखो कि केवल लिखते नहीं जाओ, समझते भी जाओ। जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो अपने एक कागज़ पर लिखो, तरीके से, ईमानदारी से, वैसा नहीं टाइम पास के लिए, ईमानदारी से कागज़ पर लिखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन तुम अपने ग्रुप पर हमें भेज सकते हो कि सर हमें ये चीज़ें नहीं आई। तो मान लो सब स्टूडेंट्स की अगर प्रॉब्लम है तो उसका एक वीडियो बना करके हम तुम्हें भेज दिया करेंगे। लेकिन समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि समय तो वैसे ही बर्बाद हो रहा है। वो अगर तुम लोगों ने अपनी तरफ से बर्बाद करना शुरू कर दिया कि हम लिखते जा रहे हैं, तो लिखते जाओगे, इस चक्कर में 3 यूनिट हो गई और मालूम पड़ा कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। तो याद करते जाओ, समझते जाओ। वीडियो तुम्हारे पास अभी बहुत अच्छा साधन है जिसको तुम कई बार सुन करके समझ सकते हो, पूछ सकते हो। जिन जिन स्टूडेंट्स की जो यूनिट आगे की छूट गई वे ग्रुप में एक दूसरे से कांटेक्ट करके फोटो खींच करके ले लो, लिखाई वगैरह कंप्लीट कर लो। क्योंकि अपन लोग जब ऑफलाइन पढ़ेंगे तो कोशिश करना कि तुम लोगों को इधर का मटेरियल कम से कम पूछना पड़े, जिससे अपना समय बच जाएगा, क्योंकि समय कम रहेगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।